आज है 25 जुलाई 2025 और हम कवि और संपादक असद जैदी के घर में बैठे हुए हैं। उनसे कुछ कविताएं सुनेंगे। बहनें कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा रेत में धंसते हुए। ढक दो अब हमें चाहे, हम रुकती हैं यहाँ तुम जाओ। बहनें दिन को हुलिया बदलकर आती रहीं। बुखार था हमें रातों में, हमारी जलती आँखों को और तपिश देती हुई बहनें शाप की तरह आती थीं हमारी बर्राती हुई जिंदगियों में। वो ट्रैफिक से भरी सड़कों पर मुसीबत होकर सिरों पर हमारे मंडराती थीं। वो कभी सांत्वना पाकर बैठ जाती थीं हमारी पत्नियों के अंधेरे गर्भ में, बहनें पहरा देती रहीं। चूल्हे के पीछे अंधेरे में प्याज चुराकर जो हमें चकित करते हैं, उन चोरों को कोसती थी बहनें। खुश हुई बहनें हमारी ठीक ठाक चलती नौकरियों में भरी संभावनाएं देखकर। बहनें बच्चों को परी दरवेश की कथाएं सुनाती थीं। उनकी कल्पना में जंगल जानवर बहनें लाती थीं। बहनों ने जो नहीं देखा उसे और बढ़ाया, अपने अज्ञान की पूंजी बटोरते बटोरते। ये लकड़ी नहीं जलेगी, किसी ने ये अगर कहा तो हम बुरा मान लेंगी। किस लिए आखिर हम हुई हैं लड़कियां? लकड़ियां जलती हैं जैसे हम जानती हैं तुम जानते हो। लकड़ियां हैं हम लड़कियां, जब तक गीली हैं धुआं देंगी, पर इसमें हमारा क्या बस। हम पतीलियां हैं तुम्हारे घर की भाई पिता। माँ देखो हम पतीलियां हैं, हमारी कालिख धोई जाएगी। नहीं धोया गया हमें तो हम बनकर कालिख बढ़ती रहेंगी और चीथड़े भरती रहेंगी शरीर में जब तक है गीलापन और स्वाद। हम सूखेंगी अपनी रफ्तार से, हम सूख जाएंगी। हम खड़खड़ाएंगी इस धरती पर सन्नाटे में। मोखों में चूल्हों पर दोपहरियों में अपना कटोरा बजाएंगी हम, हमारा कटोरा भर देना। मोरियों पर पानी मिल जाता है कुनबे वालों, पर घूढ़ों पर दाना नहीं मिलता, हमारा कटोरा भर देना। हम तुम्हारी दुनिया में मकड़ी भर होंगी, हम होंगी मकड़ियाँ। घर के किसी बिछड़े कोने में जाला ताने पड़ी रहेंगी। हम होंगी मकड़ियाँ धूल भरे कोनों की, हम होंगी धूल। हम होंगी दीमकें किवाड़ों की दरारों में, बक्से के तले पर रह लेंगी। नीम की निबोलियाँ और कमल गट्टे खा लेंगी। हम रात झींगरों की तरह बोलेंगी, कुनबे की नींद को सहारा देती हम ही होंगी झींगर। कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा रेत में धंसते हुए। कोयला हो चुकी, कहा जूतों से पिटते हुए, कोयला सुबकते हुए। बहनें सुबकती हैं, राख हैं हम, राख हैं हम। गर्द उड़कर बैठ जाएगी सभी के माथे पर। सूखेंगी तुम्हारी आंखों में ग्लानी की पपड़ियाँ, गर्दन पर तेल की तह जमेगी देखना। बहनें मैल बनेंगी एक दिन साबुन के साथ निकल जाएंगी यादों से, घुटनों और कोहनियों को छोड़कर। मरती नहीं पर वे बैठी रहती हैं शताब्दियों तक घरों में।
बहनों को दबाती दुनिया गुजरती जाती है, जीवन के चरमराते पुल से। परिवारों के चीखते भोंपू को जैसे तैसे दबाती, गर्दन झुकाए अपने फपोलों को निहारती। एक दिन रास्ते में जब हमारी नाक से खून निकलता होगा, मिट्टी में जाता हुआ, पृथ्वी की सलवटों में खोई बहनों के खारे शरीर जागेंगे। श्रम के कीचड़ से लिथड़े अपने आंचलों से हमें घेरने आएंगी बहनें, बचा लेना चाहेंगी हमें अपने रूखे हाथों से। बहुत बरस गुजर जाएंगे, इतने कि हम बच नहीं पाएंगे। ये करीब 1986-76 या 77 की लिखी हुई कविता थी। उस समय मेरी उम्र होगी ऐसे ही कोई 24 साल, 24 भी नहीं, शायद 22 साल। आगे का हाल। मैं ही कल चप्पल सुधरवा रहा था, मेरा ही रुमाल खो गया था यहीं कहीं। कल कुछ क्षणों के लिए जीवन खेल हो गया था, मेरी इच्छाएं कल मुझे चकमा देती थीं। कल ही मैं तुम्हारे करीब आकर लौट गया था। दोपहर बाद मैं ही हंस रहा था लगातार। भूल जाना भी एक वरदान है। शाम को मैं ही उल्टी कर रहा था, एक आवाज़ आपने सुनी होगी। संयोग से एक दोस्त टकरा गया, पुराने हवाले देता था, आगे का हाल पूछता था। चक्कर में पड़ गया, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सका उसको एक गंदी चाय पिलाने के सिवा। चालाकी खुद एक प्रकार की मूर्खता है, ये वाक्य मैंने ही बोला था। मैं ही बदहवास हो गया था गली में चलते चलते, मेरा ही गला बंद हो गया था विश्वास की कमी से। संस्कार। बीच के किसी स्टेशन पर दोने में पूड़ी साग खाते हुए आप छिपाते हैं अपना रोना, जो अचानक शुरू होने लगता है पेट की मरोड़ की तरह, और फिर छिपाकर फेंक देते हैं कहीं कोने में अपना दोना। सोचते हैं मुझे एक स्त्री ने जन्म दिया था, मैं यूं ही दरवाजे से निकलकर नहीं चला आया था। विश्वास की कविता। इस मृत धरा पर जीवन लौटेगा, लौटेगी हमारी सारी भाषा। शब्दों को प्रतिष्ठित करती लिखी जाएगी प्रासंगिक कविता। इस मक्कार व्यवस्था के दिन लद जाएंगे, खून से लिखी इबारत एक दिन सबको दिख जाएगी। मुझसे साफ करने को कहा जाएगा, मुझसे साफ करने को कहा जाएगा कूड़ा जो मैं फैला रहा हूँ। मेरी स्मृति दबी इसी कूड़े में, इच्छा शक्ति गई कूड़े में।
भूल गया क्या था मेरा सामान, कूड़ा याद रहा। ये जो अफसोस भरा सिर लिए मैं जाता हूँ, जल्द ही कहा जाएगा इसे फेंको, जीवन को जियो जीवन की तरह। मुझसे कहा जाएगा बेफिक्र हो जाओ। ये नहीं कहा जाएगा कि लोगों की फिक्र करो ताकि वो तुम्हारी फिक्र करें। और एक सुबह नींद से उठकर मैं आज़ाद हो जाऊंगा, शरीर से छूटे पसीने की तरह आज़ाद। दज्जाल का शहर। इसी शहर से पैदा होगा दज्जाल, प्रलय जिससे लाया नहीं जाएगा। हाँ, ये शहर हो सकता है, हाँ ये शहर जा सकता है कभी भी। तो ये जो शानदार चमकता शहर है, दुर्भाग्य की रोशनियों का, ये नहीं भी तो हो सकता था। नमक। मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ, कई सतहों पर सोता हूँ, मुझ में भार होता है, घुल जाता हूँ वायु में, शरीर में, सुरक्षित रहता हूँ लुप्त होकर। जब खून सर्द होता है, जब गिलास टूट जाता है, बाजारों में नहीं होती जब किसी अनजान लोग की चमक, जब दिखाई नहीं देती आकाश से उतरती रोशनियाँ और उदासी रस्सी की तरह ऐंठती है, जब खाली पेट में पैदा होती है उबकाई, तब मैं धोने लगता हूँ धीरे धीरे त्वचा का रंग। मेरा विनाश अब किसी और के लिए संभव नहीं है। उन्नीस सौ 65 ये भारत पाकिस्तान जंग का साल था। मेरी उम्र रही होगी 11 या 12 साल। मैं आपा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अम्मा के बारे में बात करती थी, जो शौहर के बारे में बात करती थी, जो उस अफसर के बारे में बात करते थे, जो देश के बारे में बात करता था, जो युद्ध के बारे में बात कर रहा था चीखते हुए उन दिनों। पाकिस्तान के बारे में फ़िलहाल कोई बात नहीं करूँगा। सुबह की दुआ। जीवित रहे मेरी रज़ाई जिसने मुझे पाला, जीवित रहे सुबह जो मेरी खुशी है, और रहें फिर संसार में वे जिन्हें रहना है। इस संग्रह की यह आखिरी कविता थी, अतीत में तुम्हारी रुचि को देखते हुए। मैं चाहता हूं कि सब खामोश हो जाएं, तब मैं बोलना शुरू करूं। और मैं तुमसे एक बात कहूंगा, जब ये दिन चले जाएंगे और अचानक एहसास होगा कि क्या मालूम कब से तुम्हें सुनाना चाहता था मैं अपना ये अनुभव। तो ये सारी कविताएं आपने हमको बहनें और अन्य कविताएं शीर्षक से जो किताब है उससे सुनाई। ये कब आई थी? ये किताब कब आई थी?
इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था और संयोगवश ही हुआ था। ये वो दौर था जब अचानक समकालीन कविता के बहुत सारे संग्रह एक साथ प्रकाशित होने लगे थे। उसी रो में ये भी प्रकाशित हो गया था और इस संग्रह के साथ और भी कई साथी कवियों के संग्रह आए थे। अब मैं ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन मंगलेश डबराल की मुझे याद है कि उनकी मशहूर किताब पहाड़ पर लालटेन इसी के आगे पीछे आई थी, शायद इससे कुछ बाद। इसी के आसपास आप समझिए कि चंद्रकांत देवताले की लकड़बग्घा हंस रहा है, लोग बाग, दीवारों पर खून से, आहटें आसपास, वो पंकज सिंह की थी। आग हर चीज में बताई गई थी, वो भी एक काव्य संग्रह आया था। ये क्या ज्ञानेंद्र पति का था, किसका था? हाँ शायद जी। फिर वो शरद कोकास की भी कुछ का संग्रह भी आया। उदय जी का तो था ही अपने, हाँ, तालाब में डूबी 6 लड़कियां, वो कुछ पहले आया था। एक सेंस में कुछ काफी पायोनियरिंग सी कविताएं थी उसमें। और फिर राजेश जोशी, नरेंद्र जैन, राजेंद्र शर्मा भोपाल वाले, इनके संग्रह भी आ गए थे। और उसी समय भगवत रावत का भी संग्रह आया था। तो इस सब की मुझे याद है। और इन्हीं कविताओं को पढ़ते हुए, इनमें डूबकर, इन्हीं को खंगालते हुए, इन्हीं से जिरह करते हुए हमारा ये जो पहला काव्य संग्रह कैसे, किन उसमें कहाँ से छपा और क्या संयोग बना? प्रकाशक का नाम शायद जयश्री प्रकाशन था, हो सकता है राजश्री प्रकाशन हो। और विष्णु खरे इस प्रकाशक के संपर्क में थे और उस समय वो कविता की किताबें छापना चाहता था, बहुत सारी। उसका एक राज है जो आप कहें तो मैं बता दूं। राज ये है कि उस समय मध्य प्रदेश में पुस्तक खरीद की एक बड़ी प्रोग्रेसिव और एनलाइटन पॉलिसी शुरू हुई थी। अर्जुन सिंह का ज़माना था और अशोक वाजपेयी, जिन्हें आजकल संस्कृति मौला कहा जाता है, उस ज़माने में नहीं था ऐसा, उनके प्रयासों से वो ये थी कि जो किताबें चुन ली जाएंगी खरीद के लिए, अच्छी किताबें, उनकी एक मुश्त बहुत सारी प्रतियां खरीदी जाएंगी, शायद 200-300 या ज़्यादा। लेकिन प्रकाशक को एडवांस में, एक बार उनके चुन लिए जाने के बाद, लेखक को उसकी रॉयल्टी देनी होगी, जो प्रतिशत उन्होंने तय किया था, या शायद लेखक और प्रकाशक के बीच में हुआ था। और जब तक लेखक की लिखित ये न मिल जाए रसीद या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। तो एक तरह से इसकी प्रोग्रेसिव पार्ट ये था कि प्रकाशक लेखक संबंधों की जो दुर्दशा है उसमें कुछ रिफॉर्म और कुछ लेखकीय अधिकारों की थोड़ी सी गूंज इस पॉलिसी में थी। और दूसरा ये था कि बल्क में छापने से वो किताबें कहीं ना कहीं तो जाएंगी, तो वो स्कूलों में और शायद बहुत सारे वो बने थे मध्य प्रदेश में पुस्तक चर्चा केंद्र, जहाँ कोई 1 या 2 लोग जिम्मेदारी लेते थे और फिर जो नई पुस्तकें आती थी उन पर चर्चा होती थी, उनकी रिपोर्ट अखबारों में छपती थी। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के ये एक बहुत एनलाइटेंड पॉलिसी थी। तो अचानक ये खबरें जब हिंदी के प्रकाशन जगत में फैली तो सभी को अचानक कविता छापने की इच्छा होने लगी, वरना आप जानते हैं कि कविता के प्रकाशन की क्या स्थिति रही है। तो विष्णु खरे ने मुझसे कहा कि तुम सारी कविताएं अपनी लाके दो मुझे, और खरे जी ने खुद उन्हें चुना। कविताएं ज़्यादा थी जो उनको ठीक लगी और उनको खुद संयोजित किया, और यहाँ तक कि उन्होंने उसके प्रूफ भी पढ़े, क्योंकि जब मेरे पास आए प्रूफ पढ़ने को तो उसमें कुछ था नहीं देखने को। उनकी निगाह बड़ी तेज थी इन चीज़ों में।
और एक तरह से ये उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के अभिभावकत्व में कहना चाहिए, उनकी सरपरस्ती में किताब छप गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मेरी ऐसे घनिष्ठ संबंध उनसे भी नहीं थे, लेकिन पारखी आदमी थे, उनको लगा इस लड़के में संभावना है, तो उन्होंने ये, तो इस तरह वो छपी। दूसरा संयोग इसका ये हुआ कि हिंदी में आप जानते हैं कि पुरस्कारों की और क्या हालत होती है। तो एक नया पुरस्कार शुरू हुआ था उन दिनों, संस्कृति पुरस्कार, जो एक जैन उद्यमी थे दिल्ली के, कागज़ के बहुत बड़े व्यापारी ओपी जैन, जिन्होंने बाद में संस्कृति के नाम पर एक संस्थान भी खड़ी किया, एक फार्म हाउस भी है। तो ये उसके आरंभिक दिन थे और वो पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: पत्रकारिता, साहित्य, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संगीत, नृत्य, एक आउटस्टैंडिंग सामाजिक कार्य, और ऐसे ही कुल मिला के 5 थे। तो उस साल साहित्य का पुरस्कार अचानक मुझे मिल गया, और उसका एक कारण शायद ये था, अब मुझे लगता है कि उसके निर्णायक मंडल में हिंदी का कोई आदमी नहीं था, लेकिन ये वो लोग थे जो हिंदी को जानते थे। और एक तो पंजाबी के लेखक थे बहुत जानकार, और एक आध कोई थे। तो हिंदी का कोई आचार्य और आलोचक उसमें नहीं था, और ओपी जैन साहब का कोई दखल नहीं था, आप जिसको चाहें, उनका अपना सिस्टम था। तो ये पुरस्कार मुझे मिल गया। तो ये एक तरह की सेंसेशनल सी खबर थी, क्योंकि मेरा नाम बहुत जाना नहीं जाता था उस दौर में, और मेरी सिर्फ एक ही कविता मशहूर हुई थी, वो थी बहनें, जिसको शानी ने उस समय, कितनी शर्म की बात है, मैं उस पत्रिका का नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है, वो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका थी, उसमें इसको छापा था। और उसके अलावा कोई पूर्वग्रह में मेरी 5-6 कविताएं छपी थी, और ज्ञान रंजन की पत्रिका जो थी पहल, उसका एक बड़ा मशहूर अंक निकला था समकालीन कविता पर 1975 या 76 में या 77 में, अभी मैं भूल गया हूँ। उसमें कुछ कविताएं आई थी, कुल जमा ये मेरा प्रकाशन था। तो इस पुरस्कार से यह हुआ कि थोड़े साहित्य के व्यापक हलकों में मेरा नाम थोड़ा जाना जाने लगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात यह थी कि प्रोग्रेसिव सर्कल्स में, वामपंथियों के और कॉमरेडों के सर्कल्स में, जिनमें मेरा मन रमता था, उनको अचानक बोध हुआ कि अरे ये तो कवि है। तो मेरा ये अनुभव है जीवन का कि वाम सांस्कृतिक और साहित्यिक हलकों में आपकी थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन या पहचान तभी होती है जब और जगहों से आपका कुछ उनको बनता हुआ नजर आता है, तब उनका ध्यान जाता है कि अरे ये तो अपने ही पक्ष का आदमी है। अब इट मे बी अ सिनिकल एटीट्यूड, बट दैट इज हाउ आई थिंक। तो इस तरह से ये जो पहला संग्रह था, ये आपने बताया 1980 में आया जी। उसके बाद क्या क्या संग्रह आए? मैं लापरवाह रहा हूँ अपने लिखे को छपाने में। कभी कभी खूब छप जाता था, फिर बरसों तक बैठा रहता था। दरअसल मैं जेएनयू में अपनी शिक्षा और उससे संबंधित मसलों में बड़ा उलझा रहा, और साहित्य जगत से मेरा बहुत जल्दी ही एक क्रिटिकल सा रिश्ता बन गया था। जितना मैंने लोगों को जाना, देखा और उसकी सारी गतियाँ देखी, तो मेरा कुछ बहुत उत्साह नहीं होता था, लेकिन मैं लिखता था। तो दूसरा संग्रह 8 साल बाद कविता का जीवन नाम से आया। वो 1988 में छपा था। वो मेरा सबसे अभागा संग्रह है। अभागा इस अर्थ में कि उसके आते ही ज़्यादातर रिएक्शन हमारी हिंदी की जो प्रतिष्ठित आलोचनात्मक जो प्रतिष्ठान है एक तरह से, और जो साहित्य समाज है, कि अरे ये क्या लिखने लगे तुम तो बड़े संस्कारवान कवि थे, बहनें और अन्य कविताओं के लेखक, ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने कहा वक्त बदलता है, समय आगे बढ़ता है। ये मेरे जीवन के, ये जो बहने में एक तरह से मेरी किशोर अवस्था से लेके और जवानी तक का जो समय है, और उसके जो आवेग हैं, और जो साहित्य के मेरी
समझ थी, एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में व्यक्त होती है। उसके बाद का जो काल है वो मेरा एक बड़े शहर के साहित्य और संस्कृति और उसके संस्थान और उसकी जो प्रोसेसेस है और कुल मिला के एक जो जीवन है संस्कृति का, उस पर केंद्रित रहा और थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से। लेकिन लोगों ने कहा ये एक कवि का काम नहीं है। कवि का काम कविता के बारे में, संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक राजनीति के बारे में बात करना नहीं है, तो कविता तुम्हें लिखनी चाहिए। तो गोया ये कविताएं नहीं थी, कविता की तरह देखी नहीं गई और काफ़ी लोग उदासीन उसके बाद हो गए। ये तो तात्कालिक रिएक्शन था, 2-3 साल रहा। उसके बाद तो ठीक है, अब मैं अपना काम करता रहा जैसा भी था, लिखता पढ़ता रहा, संपादन भी करता रहा। तो लेकिन इस संग्रह का दुर्भाग्य इस पर किसी का ध्यान उस समय नहीं गया, और बल्कि मैं कहता हूँ ध्यान गया, लेकिन उन्हें ये जो डेवलपमेंट है वो पसंद नहीं आया। जो रुख मैं अपना रहा था वो उनको ठीक उस वक्त नहीं लगा। कुछ ज़्यादा ही आलोचनात्मक, ज़्यादा ही प्रतिक्रियात्मक जिसे कहते हैं, रिएक्टिव, उनको ये काम लगा। शायद वो सही भी थे, लेकिन ये वो ज़माना था जब हमारे जनवादी प्रगतिशील और प्रगतिशील जो कवि हैं मेरी पीढ़ी के, वो बड़ी आशावादी कविताएं लिख रहे थे और चीज़ों को संरक्षित करने और बचाने की चिंता मुख्य चिंता थी। पेड़ को बचा लो, चिड़िया को बचा लो, मासूमियत को बचा लो, बादल को बचा लो टाइप। और एक तरह से उन्होंने समस्याओं का सरलीकरण कर दिया था और बड़ी प्रगीतात्मकता, एक बड़े लिरिसिज्म, नए किस्म का लिरिसिज्म जो प्रोग्रेसिव था, उसमें अवाम का भी जिक्र होता था, मजदूर का भी भूले भटके जिक्र आ जाता था, प्रोग्रेसिव बातें होती थी। लेकिन मुझे हमेशा लगा वो फ़र्ज़ अदायगी ज़्यादा है, वो गहरे जाकर उलझ नहीं रहे हैं बदलते हुए यथार्थ से। तो एक मेरा थोड़ा विग्रह का एक ये भी कारण रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहीं अलग जा पड़ा था, लेकिन एक एंगल रिलेशनशिप मेरी रही, एक तिरछी, लंबे समय तक। तो मेरे समकालीनों में बहुत ही कम लोग हैं जिनसे मैं भावनात्मक रूप से आइडेंटिफाई कर सकता था। मुझे लगता था दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन लोगों पर कोई जू नहीं रखती इनके कान पर। अब 1989 का जो वाक़या है, यानी समाजवादी व्यवस्थाओं का पतन और एक ध्रुवीय दुनिया का उदय जिसे कहा जाता है, और एक तरह से इंपीरियलिज्म की फाइनल विक्ट्री ओवर द 20th सेंचुरी सोशलिज्म, ये एक ऐसा ऐतिहासिक बिंदु था और इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उसके बाद हमारा साहित्य, समाज, आलोचक, वैचारिक, इन सब का वो मेन कंसर्न होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब एटीट्यूड था, चूँकि हम पे तात्कालिक भारत पे उसका कोई असर एकदम से नहीं पड़ा 1-2-3 साल तक। तो कवि लोग उसी तरह कविता लिखते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ये रवैया अगले 15-20 साल तक रहा। ये समझिए कि ये 2002 तक ये रहा, यानी बाबरी मस्जिद के विध्वंस से भी वो झटका नहीं लगा हमारे कवियों के कॉन्फिडेंस को, या हमारे लेखक, कहानीकारों के, उपन्यासकारों के कॉन्फिडेंस को, कि वो उनकी दुनिया को, उनके पूरे सोचने के तरीक़ों को बदलें या उसे चैलेंज करें। तो ये एक मामला था जिसमें मुझे लगता है कि मेरा जो स्केप्टिसिज्म था वो सही था। मैं कई बार कहता भी हूँ कि मेरी दुर्भाग्य है कि मैं वर्तमान में हमेशा गलत और भविष्य में हमेशा सही पाया जाता हूँ। कि जब मैं कोई बात कह रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं अरे तुम बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप देखना ये समाज ऐसा भी नहीं है, ये बहुत कुछ झेल सकता है और इन सब लोगों को उखाड़ के फेंक देगा, वगैरह वगैरह। मैं इस तरह के ऑप्टिमिज्म में मैंने कभी शेयर नहीं किया, कुछ शायद मेरी बैकग्राउंड की वजह से या मेरे अपने दिमाग की वजह से। तो ये सब चीज़ें उसके बाद के पीरियड में झलकती हैं।
लेकिन कोई चीज़ हमेशा ख़त्म नहीं होती है। अब जो आवेग थे, जो पोइटिक वैल्यूज़ थी, जो आपको जैसी भी वो थी बहनें और अन्य कविताओं में, वो मेरी बात की चीज़ों में फिर री इमर्ज करती है अपनी अपनी शक्ल में। तो ये मेरा इस संग्रह को लेकर, कविता का जीवन को लेकर, ये मेरा एक तरह से सोचना है। और फिर कविता के जीवन के बाद कौन सा संग्रह आया? उसके बाद 20 साल तक नहीं आया, फिर 2008 में आया। तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी। इस 20 साल के मैं 2 कारण बताता हूँ साइलेंस के। ये साइलेंस भी नहीं थी, ये बड़े आत्ममंथन के, बड़ी हैरानी के, बड़े सोच विचार के, डाउट के साल थे। और मुझे अपने उन समकालीनों पर हैरानी होती है कि इस पूरे पीरियड को, जिसमें कि दुनिया का नक्शा ही बदल गया, ये उतने ज़्यादा उससे व्यथित क्यों नहीं है? ये क्यों अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही रमे रहते हैं, अपनी ही कविता या कहानी या अपनी ही रचना के बनाए हुए घेरे के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे। लेकिन मैंने कम लिखना, कम प्रकाशित होना ही बेहतर समझा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आदमी के अंदर चलता रहता है, खोता कुछ नहीं है। ये निष्क्रियता नहीं थी। लेकिन जब आप एक लंबे अरसे के बाद बोलते हैं तो आप एक बिल्कुल दूसरे ही इंसान की तरह बोलते हैं। तो ये बात है। जो मेरा अगला संग्रह है 2008 में आया, सामान की तलाश, उस पर उसमें इस पीरियड की कविताएं भी हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पता नहीं कब से एंटिसिपेट कर रहा था। और जो विघटन है हमारे समाज का, हमारी नैतिक दुनिया का, या अब तक चली आई जो अश्योरेंस थी, वो जब बहुत मूर्त रूप में आने लगी सामने, मैं उससे बहुत पहले ही उसे पता नहीं क्यों मुझे दिखती थी वो। या ये कहिए कि मध्यवर्गीय संस्कारों के और उस बैकग्राउंड की वजह से बहुत से लोग उसे देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। ये मैं अपने पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ सफाई तो देनी ही चाहिए अपने कारनामों की। तो वो ये थी। उस 20 साल का जो आत्ममंथन है, वो एक साहित्यिक आदमी का ही आत्ममंथन नहीं है। वो पूरी वैचारिक दुनिया जो बनी थी 20वीं सदी में, और वो विरासत जिनके हाथ में आई, ये उस पूरी विरासत का आत्ममंथन है। एक तरह से ये हमारे लेफ्ट मूवमेंट का आत्ममंथन भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। आत्ममंथन या उसकी एब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी, ये दोनों बातें हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग किन चीज़ों में उलझा रहा और आगे के काम को उसने परिभाषित किया। इस तरह से आपके 3 कविता संग्रह जो कि बाकायदा छपकर हैं हमारे बीच में, इसके अलावा भी कोई कविता संग्रह है? उसके बाद यह हुआ कि कुछ साल बाद एक प्रकाशक ने कहा कि आपके 3 संग्रहों को एक जिल्द में शाये होना चाहिए। तो चूँकि मेरे संग्रह गायब थे, आउट ऑफ प्रिंट थे, बाद में परिकल्पना प्रकाशन से लखनऊ में कात्यायन जी ने 2 तो छाप दिए थे, बहनें और अन्य कविताएं, और सामान की तलाश तो ओरिजिनली उन्होंने ही छापा था। तो उन्होंने वो दूसरा कविता संग्रह भी छाप दिया था और तीसरा भी छापने का प्लान था। लेकिन जब एक प्रकाशक ने ये कहा तो मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो एक जिल्द में ये 3 संग्रह हैं। जिल्द का नाम है सरे शाम। सरे शाम जी। और ये आधार प्रकाशन से छपी थी। अब पता नहीं है दिस वाज अ वाइज थिंग और नॉट, लेकिन सरे शाम पर अलग से कोई चर्चा नहीं हुई। इसकी मुझे शिकायत भी नहीं है, क्योंकि वही 3 जानी पहचानी किताबें उसके अंदर हैं। और जिन लोगों को अलग अलग वॉल्यूम नहीं मिल पा रहे हैं, वो एक जगह उनको पा सकते हैं। तो एक वो आया, लेकिन इस बीच में दूसरे काम बहुत करता रहा। एक तो कुछ संपादन के, संग्रह के,
पत्र पत्रिकाओं के लिए कुछ योगदान, कुछ वॉल्यूम मैंने एडिट किए और मैं काफ़ी सक्रिय रहा। और फिर मैंने बाद में क्या नाम है, जलसा नाम से एक एनुअल एंथोलॉजी शुरू की जो 2010 में पहली बार छपी और उसके चार बार आई वो, और अब 5वीं भी निकालूंगा। होनी वो एनुअल थी, लेकिन जैसा कि इन मामलों में होता है वो अनियतकालिक हो जाती है, तो जब भी बन पड़ता है मैं निकाल देता हूँ। उसका आइडिया ये था कि जो समकालीन रचना, विचार और अनुवाद, उसका जो सर्वश्रेष्ठ भी इस साल या पिछले कुछ सालों में सामने आया है अप्रकाशित, उसे संकलित करके दिया जाए। तो जैसे ग्रांटा एंथोलॉजी होती है, वो कुछ उसका स्ट्रक्चर वैसा था, लेकिन ग्रांटा की तरह वो सुसंगठित नहीं, बल्कि एक बड़ी अनार्किक आर्किटेक्चर के साथ उसे मैं निकालता था, जो कि शायद उसकी खूबी भी थी, बुराई जो भी हो इस तरह के उसमें, और वो काफ़ी मकबूल हुई वो। तो वो निकाला मैंने। जहाँ तक मेरी कविताओं के सवाल हैं, होंगी 300-400 उसके बाद, यानी इसके सामान की तलाश के बाद। अब उनको मैं एक जगह लेकर छुपाने की सोच रहा हूँ। मतलब ये कि इन 3 संग्रहों में जो आ गई वो आ गई, उनके अलावा 300-400 और कविताएं हैं? जी। उनमें से बहुत सारी पत्रिकाओं में भी छपती रही। उसके बाद मैंने पत्रिकाओं में भेजना बंद कर दिया। पत्रिकाओं का भी हाल ख़राब ही है। कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। कुछ जो है वो फिज़िकल वो कॉपी नहीं निकालती है, वो सिर्फ डिजिटल कॉपी निकालते हैं। बहुत सारे डिजिटल फॉर्म वो क्रिएट हो गए हैं, फोरम। तो ये जो वेब फोरम्स हैं साहित्य के, ये मुझे जचते नहीं है। वो एक तरह का डाक का थैला होता है, जितनी डाक आई उसी में से निकाल के और वो निकालते रहते हैं, कोई संपादन नहीं। लेकिन चूँकि डिजिटल मीडिया ने एक फ्रीडम दी है, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की है कि हर कोई, लिटरली कोई भी आदमी कविता लिख के और प्रकाशित कर सकता है। कहीं किसी वेब फोरम पे नहीं है तो खुद प्रकाशित कर सकता है। इतने सारे मीडियम है, फेसबुक है या ट्विटर, एक्स है या और भी, कहीं ना कहीं डाल सकता है। तो इस परिस्थिति में मुझे कुछ बहुत विश्वास नहीं होता। कोई ऐसा इसमें खराबी है इस प्रोसेस में कि संपादन नाम की चीज़ गायब हो गई है। मुझे हमेशा डर लगता था कि कविता मैं भेज तो रहा हूँ, लेकिन संपादक क्या सोचेगा पढ़ के, और ये छपने लायक है भी या नहीं। ये जो एक सेल्फ डाउट होता है, वो चीज़ तो दुनिया से नापैद हो गई है। लिखा, बैठे, कीबोर्ड आप हैं, स्क्रीन है कंप्यूटर का या लैपटॉप का या फ़ोन का, और डैश ऑफ कर दी। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं, इनका गायब हो जाना एक तरह का कल्चरल डिज़ास्टर है। आप देखते ही होंगे कि एक बड़ा केओस है, और नए लोगों के लिए उसमें कुछ ढूंढना, पाना और समझना बड़ा मुश्किल है। इस माहौल में मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी अधिकांश कविताएं या तो छपाता नहीं, या मन होता है तो मैं फेसबुक पे अपने पेज पे डाल देता हूँ। मुझे कोई पत्रिका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और कोई पुराना मित्र अगर पीछे पड़ जाता है पत्रिका में तो उसको दे भी देता हूँ। तो कोई मेरा बहुत अपनी रचना को छपाने के को लेकर मेरा यही रहा है हमेशा रवैया। इत्तफाकन छपी है, जो कई बार सही वक्त पे सही प्रकाशक मिल गया तो दे दिया उसको, और उत्साह नहीं बन पाया तो नहीं दिया। लेकिन लिखने में कोताही मैं नहीं करता हूँ। मैं धीमा ज़रूर हूँ, मतलब मेरी स्लो स्पीड राइटर हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोताही की है। तो अभी आप हमको कविता का जीवन, जो दूसरा संग्रह है, उससे कुछ कविताएं सुनाइए।
हिंदी पत्रकारिता। मेरी जेब में एक पुड़िया है, इसे आप खरीदेंगे, नफ़ा होगा। देखेंगे और अपनी सामर्थ्य पर अचरज करेंगे। किसी बुरे मुसलमान को खिला दो तो वो अच्छा हिंदू हो जाएगा। कोई अच्छा सिख इसे खा ले तो वो सचमुच छू मंतर हो जाएगा। बेशक इसे आप खा लें तो जल्दी ही आपके एक पोता होगा। पुश्तैनी तोप। आप कभी हमारे यहाँ आकर देखिए, हमारा दारिद्र्य कितना विभूतिमय है। एक मध्ययुगीन तोप है रखी हुई, जिसे काम में लाना बड़ा मुश्किल है। हमारी इस मिल्कियत का पीतल हो गया है हरा, लोहा पड़ चुका है काला। घंटा भर लगता है गोला ठूंसने में, आधा पलीता लगाने में, इतना ही पोजीशन पर लाने में। फिर विपक्षियों पर दागने के लिए इससे खराब और अविश्वसनीय जनाब हथियार भी कोई नहीं। इसे देखते ही आने लगती है हमारे दुश्मनों को हंसी। इसे सलामी में दागना भी मुनासिब नहीं है। आखिर मेहमान को दरवाजे पर कितनी देर तक खड़ा रखा जा सकता है। कला दर्शन नाम से 3 छोटी छोटी कविताएं लिखी थी। उसमें एक टुकड़ा सुना देता हूँ जो निराला की याद में है। सरोज के लिए योग्य वर खोजना आसान नहीं था। ब्राह्मणत्व की आग से भयंकर थी कविता की आग। अंत में कवि अमर हो जाता है। एक पिता रोता पीटता मर खप जाता है। ये जो उनकी मशहूर कविता है सरोज स्मृति, ये उसकी याद में है। जीवन के अंत में हमें दिखाई देंगी अचानक अपनी कुछ कारगुजारियाँ। अरे, हमें खुद कभी पता नहीं चल पाया कि हम एक बेहतर दुनिया के लिए जिए थे। ऐसी छोटी छोटी कई कविताएं हैं। ताला। जो सभ्यता तालों की ताकत पर टिकी है, लटकता है एक रोज उस पर एक बहुत बड़ा ताला। देखिए, पूरब और पश्चिम, ये हमारी हिंदी के इंटरनल डिबेट से निकली हुई कविता है। इसका वैसे शीर्षक मैंने रखा था पौर्वात्य निरंकुशता। जो गरीब है उसे अपने गांव से आगे कुछ पता नहीं। कम गरीब है जो उसने देखा है पूरा जिला। सिर्फ अनाचारी जालिमों ने देखे हैं राष्ट्र और राज्य। लाए हैं वही देश पूजा की नई तरकीब, जो लोगों को गाजर और मूली में बदलती है गरीब को सूखे अचार में। अंग्रेज़ों को भी भारत बड़ा भारतीय नज़र आया था, नज़र आने लगा है जैसा अचानक अब हिंदी के कुछ अखबार नवीसों को। इस संग्रह की आखिरी कविता है एक अधूरी कविता। मैं तुम्हारे यहाँ बैठा था और मुझे लगा मैं किसी चित्र के अंदर बैठा हूँ, और ये चिड़िया जो तार पर बैठी है अभी उड़ेगी नहीं, और जल्दी ही कोई आकर खबर नहीं लेगा हमारी, और ये योजना यूं ही बनी रहेगी। हम नहीं होंगे आखिरकार
विफल, हम नहीं होंगे विकल। धीरज हमें रास आ जाएगा, हम अपने विनाश को कहेंगे ह्रास। तुम्हारी राय होगी वस्तुओं को रूखा और सूखा होना चाहिए। तुम कहोगी स्वप्नों को कठोर, इच्छाओं को पानी जैसा फीका होना चाहिए, और इसी रूप में बन जाना चाहिए हमें प्रेम का ग्रास। मैं उस जगह से उठ गया जहाँ कभी बैठा था। कुर्सियाँ हटा दी गईं, पुताई करा दी गई, लोग बदल दिए गए। फर्श का अब उतना बुरा हाल नहीं, पर गलती से पुराना पंखा वहाँ लटका रह गया है, धीमे स्वर में घर घराता हुआ। जो चित्र में नहीं आया वो आज भी है वैसा ही बना हुआ। मैं चाहता था कि जब हम जीवन पर बात करें तो कविता को भूल जाएं। ये साहब, ये मंजिल पूरी हुई। हाँ, तो अब ये सामान की तलाश, ये जो आखिरी संग्रह, मतलब कि तीसरा संग्रह है। सन 2008 में ये छपा था, और इस पर हिंदी में बहुत वाद विवाद हुआ था, चर्चा। शायद अपने समय में किसी एक सिंगल कविता की किताब पर इतना हंगामा हुआ हो, मुझे याद नहीं पड़ता, और वो चलता रहा साल 2 साल तक। अप्रकाशित कविता इस संग्रह की पहली कविता है। एक कविता जो पहले ही से खराब थी, होती जा रही है अब और खराब। कोई इंसानी कोशिश इसे सुधार नहीं सकती। मेहनत से और बिगाड़ होता है पैदा। ये संगीन से संगीनतर होती जा रही एक स्थायी दुर्घटना है। सारी रचनाओं को उसकी बगल से लंबा चक्कर काटकर गुजरना पड़ता है। मैं क्या करूं उस शिथिल शीशे सी भारी काया का, जिसके आगे प्रकाशित रचनाएं महज तितलियां हैं, और सारी समालोचना राख। मनुष्यों में वो सिर्फ मुझे पहचानती है, और मैं भी मनुष्य जब तक हूं तब तक हूं। ये कविता है जो देखा नहीं जाता। हैबत के ऐसे दौर से गुजर है कि रोज़ अखबार में उल्टी तरफ से शुरू करता हूँ, जैसे ये हिंदी का नहीं उर्दू का अखबार हो। खेल समाचारों और वर्ग पहेलियों के पर्दों से झांकते और जज्ब हो जाते हैं बुरे अंदेशे। व्यापार और फैशन के पृष्ठ पर डोलती दिखती है खतरे की झाई। इसी तरह बढ़ता हुआ खोलता हूँ बीच के सफ़े संपादकीय पृष्ठ, देखूं वो लोग क्या चाहते हैं। पलटता हूँ एक और पन्ना, प्रादेशिक समाचारों से भांप लेता हूँ राष्ट्रीय समाचार। गर्ज ये कि शाम हो जाती है बाज़ औक़ात अखबार का पहला पन्ना देखे बिना। ये है इसकी जो की पोएम जिसे माना गया। आप कहें तो अंत में पढ़ूं या अभी पढ़ दूं? हाँ, अंत में पढ़िए। ये है हलफनामा, जिसे एफिडेविट कहा जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
मनुष्य और कबूतर ने एक दूसरे को नहीं देखा, औरतों ने शून्य को नहीं जाना, कोई द्रव यहाँ बहा नहीं, फर्श को रगड़कर धोया नहीं गया। हल्के अंधेरे में उभरती है एक आकृति, चमकते हैं कुछ दांत, कोई शय उठती है कील पर टंगी, कोई चीज़ उतारती है चली जाती है। नहीं, कोई बच्चा यहाँ सरकंडे की तलवार लेकर मुर्गी के पीछे नहीं दौड़ा। बंदरों के काफलों ने कमान मुख्यालय पर डेरा नहीं डाला। मैंने सारे लालच, सारे शोर, सारे सामाजिक अकेलेपन के बावजूद केबल कनेक्शन नहीं लगवाया। चचा के मिस्रों को दोहराना नहीं भूला। नहीं, बहुत सी प्रजातियों को मैंने नहीं जाना। जो सुनना न चाहा, सुना नहीं। गोया बहुत कुछ मेरे लिए नापैद था। नहीं, पहिया कभी टेढ़ा नहीं हुआ। नहीं, बराबरी की बात कभी हुई ही नहीं, हो सकती भी न थी। उर्दू कोई ज़बान ही न थी। अमीर खानी कोई चाल ही न थी। मीर बाकी ने बनवाई जो, कोई वो मस्जिद ही न थी। नहीं, तुम्हारी आंखों में कभी कोई फरेब न था। अयोध्या में कुछ कब्रें। इस मलबे के पीछे कुछ दूर जाकर नदी के उस तरफ कई कब्रें हैं जिनमें दबी हैं कुछ कहानियाँ। जंग लगा एक चिमटा, तांबे का प्याला, एक तहमद, एक लाठी, एक दरी, मेहंदी से रगे बाल, 2 बाई 3 इंच का नीले शीशे का चमकदार टुकड़ा और इसी तरह कुछ अटरम सटरम। हर चीज़ खामोश, लेकिन अपनी जगह से कुछ सरकी हुई। हर शय दम साधे हमारी तरह किसी इंतज़ार में। आम चुनाव में मतदान के रोज़ अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े मोहन भाई किसी और युग में भटकने लगे। वहीदा रहमानी, कुसुमलता माथुर, M.V. गौरी देवी, सुमित्रा भट्ट, इनमें चुनाव का सवाल ही क्या, दिल तो इन सबसे लगाया ही था, एक तपस्वी की तरह। कोई इस इतिहास को बदल तो नहीं सकता। अगर इनमें से किसी से रूबरू कुछ कह न सके तो अपने ही स्वभाव का दोष था। और इस बात का अफसोस भी क्या करना, एक भी औरत अब इस शहर में नहीं, कहाँ है सब जानने की कोशिश भी न की। ए भली औरतों, सुखी औरतों, तुम जहाँ भी हो, अगर वोट डालने निकल ही पड़ी हो तो कहीं भूल कर भी न लगा देना उस फूल पर निशान।
कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता अयोध्या में सभी कुछ काल्पनिक है। वो मस्जिद जिसे ढाया गया काल्पनिक थी। वो तस्वीरें किसी मशहूर फिल्म के लिए थी। यह एक दोपहर की झपकी थी, एक अस्त व्यस्त सा स्वप्न था या किसी का खर्राटा, जिसकी आवाज़ के पर्दे में मेहराब के चटकने की खफीफ सी आवाज़ घुल गई। कुछ गुंबदें धीमी गति से गिरती चली गईं काले सफ़ेद धुंधलके में। इस्लामाबाद। मौसम खुशनुमा था। धूप में तेजी न थी। हवा धीरे धीरे चलती थी। पैदल चलता आदमी चला जा सकता था कई मील तक बड़े मज़े से। यह भी एक खुशफहमी थी। हालांकि मेरे साथ चलते शुक्ला जी से जब रहा न गया तो बोले, मेरे विचार से तो अब हमें इस्लामाबाद पर परमाणु बम गिरा ही देना चाहिए। मतलब परफेक्टली गुड पीपल and suddenly it comes up. हिंदी साहित्य विमर्श। हम इस मंच पर विराजमान सभी लोग खोए हुए लोग हैं। इनके नाम के बातस्वीर इश्तिहार भी शायद निकले हुए हैं। जो मनुष्य अभी अध्यक्षता कर रहा है सबसे ज्यादा खोया हुआ पुरुष है। उसका सब कुछ उससे खो गया है। एक आम चुनाव के बाद अब शायद ज्यादा बहादुरी से लिखने लगे हमारे समकालीन कवि, समकालीन कविताएं। खत्म हुए सावधानी और आशंका के 6 साल। ये पहली एनडीए गवर्नमेंट के जाने के बाद खत्म हुए सावधानी और आशंका के 6 साल। अब नहीं कहना पड़ेगा उन्हें आए दिन, आखिर हम भी तो ब्राह्मण हैं और सेकुलर हैं, तो क्या हिंदू नहीं रहे? उत्तर आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए नहीं निपटना पड़ेगा वक्त बेवक्त अपनी हैरान और परेशान अंतरात्मा से, जो वैसे भी पिछली बीवी की तरह गांव में रहती है। कल ही मेरे प्रिय रचनाकार ने कह डाला, भाई लगता है अब मेरी आवाज़ लौटाई है। पिछले कई सालों से अपनी आवाज़ तो क्या, अपनी बात भी पराई लगती थी, जैसे कोई और बोलता हो। ऐसे आत्मस्वीकार सुनने को मिलते हैं। आलोचकों और मास्टरों की एक टोली से किसी ने पूछा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की कविता का भविष्य। बड़ी मस्ती में उसने कहा, अरे मूढ़, जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक कवि थे, अब कैसी कविता। हिंदू सांसद।
आपका पानी बेस्वाद, आपका खाना खराब, आपकी ज़बान गलीज़, आपकी पोशाक नकली, आपका घर बेहुदा, आपका बाहर बेकार, आपकी रूह लापता, आपका दिल मुर्दार, आपका जिस्म आपसे बेजार, आपका नौकर भी है आपसे नाराज़। मेरा वोट लिए बगैर भी आप मेरे सांसद हैं, आपको वोट दिए बगैर भी मैं आपकी रियाया हूँ। अचानक आमने सामने पड़ जाने पर हम करते हैं एक दूसरे को विनयपूर्वक नमस्कार। ये वही व्यंग्यात्मक कविता है, एक आध पहले भी ऐसी सुना चुका हूँ। पूरब दिशा। एक दिन इस दुनिया से उर्दू बोलने वालों का सफाया हो जाएगा, रह जाएगी बस हमारी प्यारी हिंदी भाषा। दफना देंगे फिर हम अपनी ये कुल्हाड़ी। एक दिन ख़त्म हो जाएंगी पश्चिम की तरफ मुंह करने वाली कौमें, हर तरफ होगा पूरब की रीत का बोलबाला। एक दिन पश्चिम दिशा ही ख़त्म हो जाएगी, बाकी रहेगी बस अपनी प्यारी पूरब दिशा। ये ऐसे ही एक विनोद वाली कविता है। समांतर सिनेमा। मैं एक फिल्म के प्रीव्यू में गया, दुल्हन मोटी थी, दूल्हा दुबला। पास में रखा था एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें ये सब बंद किया जाना था शो के बाद। मेरा ध्यान बार बार उसी डिब्बे की तरफ चला जाता था। शनिवार। सुबह सुबह मैं रास्ते में रुककर फुटपाथ पर झुककर खरीद रहा था हिंदी के उस प्रतापी अखबार को। किसी धातु के काले पत्थर की तेल से चुपड़ी एक आकृति दिखाकर एक बदतमीज बालक मेरे कान में चिल्लाया, सनी महाराज। दिमाग सुन्न, ऐनक फिसली, जेब में रखे सिक्के खनके। मैंने देना चाहा उसको एक मोटी गाली, इतनी मोटी कि सबको दिखाई दे गई। लड़का भी जानता था कि पहली ज्यादती उसी की थी और ये कि खतरा अब टल गया। कहाँ के हो? मैंने दिखावटी रुखाई से पूछा और वो कमबख्त मेरा हमवतन निकला। ये शनि महाराज कौन है? उसने कहा, कापतो। इसके बाद मैंने छोड़ दी व्यापक राष्ट्रीय हित की चिंता और हिंदी भाषा का मोह और भेंट किए तीनों सिक्के उस बदमाश लड़के को। ये थोड़ी लंबी है, कुंजड़ों का गीत, लेकिन पानी। जब तक मैं इसको जल न कहूँ, मुझे इसकी कलकल सुनाई नहीं देती। मेरी चुटिया इससे भीगती नहीं, मेरे लोटे में भरा रहता है अंधकार। पानिनी भी इसे जल ही कहते थे, पानी नहीं। कालांतर में इसे पानी कहा जाने लगा। रघुवीर सहाय जैसे कवि हुए उठकर बोले, पानी नहीं दिया तो हमको समझो पानी नहीं दिया तो समझो हमको बानी नहीं दिया। सही कहा,
पानी में बानी कहाँ, वह जो जल में है। संक्रमण काल। इस काम का वक्त तो अब निकल गया। अब मेरी परेशानी खुद ही से खोज लाती है मेरा चश्मा। झोंपड़ियां जलती हैं, गिरजाघर ढाए जाते हैं। केंद्र में सरकार का काम बेरोक टोक चलता रहता है। किससे कहूँ बंद करो ये सब, और ये कि माफ़ कीजिए ज़रूरी कामों में व्यस्त की वजह से गैर हाजिर रहा पिछले 8-10 बरस। ज़रा बताइए कितने आम चुनाव हुए इस दरमियान, और ये सब कैसे हुआ? इस काम का वक्त भी चला गया। कोई लाठी सी उठाकर तानता हूँ गली की दिशा में, कोई ज़रा आकर के देखो, कोई ज़रा यहाँ आकर के तो देखे अंदर। कोई नहीं आता, किसी को मेरी लाश की भी ज़रूरत नहीं, बस मुझे ही उसकी तलब है। किसी से बात करने लगता हूँ तो भूल जाता हूँ कि फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, यह कोई सामने बैठा है या ये महज एक भीतरी संवाद है। एक रेलगाड़ी झट से गुजर जाती है और भिड़ जाती है दूसरी गाड़ी से बंगाल के सरहदी गांव में। सैकड़ों मर गए। मैं सूची में नाम नहीं देखता, अगर देखूं तो ज़रूर 2 या 3 से कोई वास्ता निकल आएगा। फिर एक रोज़ चंद्रा मास्टरनी दिखाई दे जाती है। वो इतनी ही दुबली है जितनी के पहले थी। ये बताता हूँ तो कहती है, हाँ बल्कि और भी हल्की हो गई हूँ। मुझे तो लगता है अब ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण भी पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा भाई अब चली। मैं देखता हूँ संभल कर एक एक पैर जमाते हुए उसका गुजरना। एक लंबी कविता है, दिव्य नाश्ता। बरेली के एक घर में इतवार के दिन अलग सुबह एक गृहिणी मन लगाकर बना रही है कोई नाश्ता। निकल रही हैं अनोखी खुशबुएं, जैसे आ मिली हों कुछ आसमानी चीज़ें। इससे बेखबर पति चल दिया है स्टेशन की तरफ मुझे लेने। रास्ते में रुककर वो खरीद रहा है कुछ सिगरेट, उसे क्या पता मैं अब सिगरेट नहीं पीता, और कुछ इधर उधर की चीज़ें, कंघी, नया साबुन, कछुआ छाप, मच्छर अगरबत्ती। उसे खबर नहीं मैं उस गाड़ी से नहीं आ रहा और किसी भी गाड़ी से नहीं आ रहा, बल्कि बैठा हूँ अपना मनहूस चेहरा लिए दिल्ली के बीचों बीच अपने पलंग के किनारे पर, आधी नींद और आधी जाग के दरमियान झूलता हुआ। एक औरत बना रही है कोई नाश्ता, ऐसा कोई नाश्ता पहले कभी जो उस घर में बना नहीं और बाद में कभी नहीं बनेगा। जो चीज़ आज है फिर नहीं आ पाएगी, ये नुस्खा हमेशा के लिए खो जाएगा। मेरा फ़ोन वहाँ पहुँचता है। मेरी आवाज़ सुनकर गृहिणी बोलती है। उसकी आवाज़ में एक संभली हुई चहक और एक भूली हुई नफासत है। अच्छा तो आप आ गए, आपको ये स्टेशन पर नहीं मिले? और मैं जब कहता हूँ देखिए मैं दिल्ली में ही हूँ,
मुझे अपना सफ़र मुलतवी करना पड़ा, तो सुनकर वो इंतज़ार करती है जैसे अभी कुछ और सुनना बाकी हो, या मैंने चीनी ज़बान में कुछ कहा और अब कोई दुभाषिया उसका हिंदी में अनुवाद करेगा। कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। सुनकर वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोलती है, अच्छा। एक नाश्ता खाने के लिए जिसे चाहिए अच्छा दिल और अच्छी रूह, एक नाश्ता खाकर जिसे पुनर्जन्म की कामना जाग उठे, एक नाश्ता जिसकी खूबियों का तोल गैर हाजिर मेहमान की बदनसीबी से कुछ ज़्यादा ही हो, यूं ही ठंडा पड़ जाएगा। उस नाश्ते पर पड़ेगी निराशा की छाया, उस पर ढक जाएगी उदासीनता की चादर, उड़ जाएगा उसका रंग, निकल जाएंगी उसकी खुशबुएं, बदल जाएगा उसका स्वाद। एक हैरान और परेशान मर्द घर लौट कर आएगा तो एक खफा और खामोश औरत उसे चंद लफ्ज़ों में हाल बताएगी। उनकी तबीयत पता नहीं क्या करने की होगी, कुछ अजीब से ख्याल गुजरेंगे उनके दिमाग से। ऐसी ही होती हैं कुछ चीज़ें ख़राब, ऐसे ही आते और जाते हैं कुछ लोग। क्या होगा उस नाश्ते का? मुझे यकीन है वो फिकेगा नहीं। 2-3 प्राणी बे आवाज़ बुतों की तरह बैठे उसे खा ही लेंगे धीरे धीरे। ये एक नाश्ते की बर्बादी की कहानी है बस, जो एक बुरे फैसले से शुरू होती है और एक बुरे फैसले पर होती है ख़त्म। इसके कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अब लटके रहेंगे हमेशा अधर में। अंतिम से पहले की एक कविता जो इस संग्रह की अंतिम कविता है, अनुवाद की भाषा। अनुवाद की भाषा से अच्छी क्या भाषा हो सकती है? यही है वो सफ़ेद पर्दा जिस पर मैल की तरह दिखती है हम सबकी कारगुजारियाँ। सारे अपराध मातृभाषाओं में किए जाते हैं जिनमें हरदम होता रहता है मासूमियत का विमर्श। ऐसे दौर आते हैं जब अनुवाद ही में कुछ बचा रह जाता है। संवेदना को मार रही है अपनी भाषा में अत्याचार की आवाज़। बस अब वो आखिरी सुना दो जी। मेरे हिसाब से शीर्षक भले इसका वो हो, लेकिन एक की कविता की तरह मैंने इसको नहीं लिखा था, लेकिन समाज ने या पाठक समाज ने इसको की कविता मान लिया। तो वो ये है 1857। ये 1857 की कुछ धूमधाम से जो 150वीं बरसी मनाई जा रही थी, उस मौके के हालात पर दिमाग में कुछ घुमा रहा था, मैंने लिख डाला। इसमें बहुत सारे विमर्श हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन वो सतह पर नहीं है, लेकिन निहित है इसमें। 1857 सामान की तलाश। 1857 की लड़ाइयाँ जो बहुत दूर की लड़ाइयाँ थीं, आज बहुत पास की लड़ाइयाँ हैं। ग्लानि और अपराध के इस दौर में जब हर चीज़ अपनी ही की हुई लगती है, सुनाई दे जाते हैं गदर के नगाड़े और एक ठेठ हिंदुस्तानी शोरगुल, भयभीत दलालों और मुखबिरों की फुसफुसाहटें, पाला बदलने को तैयार ठिकानेदारों की चहलकदमी। हो सकता है ये कालांतर में लिखे उपन्यासों और व्यावसायिक सिनेमा का असर हो, पर यह उन 150 करोड़ रुपयों का शोर नहीं जो भारत सरकार ने आज़ादी की पहली लड़ाई के 150 साल बीत जाने का जश्न मनाने के लिए मंजूर किए हैं। उस प्रधानमंत्री के कलम से
जो आज़ादी की हर कार्रवाई पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगता है पूरी दुनिया में, जो एक बेहतर गुलामी के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। ये उस 57 की याद है जिसे पहुंच ढाला था एक अखिल भारतीय भद्रलोक ने। अपनी अपनी गद्दियों पर बैठे बंकिमों और अमीचंदों और हरिश्चंद्रों और उनके वंशजों ने, जो खुद एक बेहतर गुलामी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, जिस सन 57 के लिए सिवा वितृष्णा के और मौन के कुछ भी नहीं था, मूल शंकरों, शिव प्रसादों, नरेंद्र नाथों, ईश्वर चंद्रों, सैयद अहमदों, प्रताप नारायणों, मैथिली शरणों और रामचंद्रों के मन में, और हिंदी के भद्र साहित्य में जिसकी पहली याद 70-80 साल बाद सुभद्रा ही को आई। ये उस सिलसिले की याद है जिसे जिला रहे हैं आज 150 साल बाद आत्महत्या करते हुए ज़मीन के किसान और बुनकर, जिन्हें बलवाई भी कहना मुश्किल है, और जो चले जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय भुखमरी के सूचकांकों की खुराक बनते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निकलकर सामूहिक कब्रों और मरघटों की तरफ एक उदास, मटमैले और अराजक जुलूस की तरह किसने कर दिया है उन्हें इतना अकेला। 1857 में मैला कुचैलापन आम इंसान की शायद नियति थी, सबको मान्य। आज वो भयंकर अपराध है। लड़ाइयाँ अधूरी रह जाती हैं अक्सर, बाद में पूरी होने के लिए किसी और युग में किन्हीं और हथियारों से। कई दफ़ा तो वो मैले कुचैले मुर्दे ही उठकर लड़ने लगते हैं फिर से, जीवितों को ललकारते हुए जो उनसे भी ज़्यादा मृत है। पूछते हैं उनकी टुकड़ी और रिसाले और सरदार का नाम, या हमदर्द समझकर बताने लगते हैं अब मैं नजफगढ़ की तरफ जाता हूँ, या ठिठक कर पूछने लगते हैं बख्तावरपुर का रास्ता। 1857 के मृतक कहते हैं भूल जाओ हमारे सामंती नेताओं को कि किन जागीरों की वापसी के लिए वो लड़ते थे और हम उनके लिए कैसे मरते थे। कुछ अपनी बताओ, क्या अब दुनिया में कहीं नहीं है अन्याय, या तुम्हें ही नहीं सूझता उसका कोई उपाय। तो ये तो हुई 3 संग्रहों की कविताएं। अभी हम थोड़ी देर के लिए पंखा चलाएंगे, उसके बाद ये जो अप्रकाशित ये जो कुछ हैं उनमें से, हाँ करने वाले काम। वापस खींचो सारे छुरे जो तुमने घोंपे थे पसलियों के बीच, हंसली के ऊपर, गुर्दों के आसपास। लौटाओ लोगों को मुर्दा घरों से इमरजेंसी वार्ड में, जहां नाइट ड्यूटी पर लगे 2 उम्मीदे डॉक्टर तुम्हारे किसी शिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसे तो उसे बचा नहीं पाएंगे। खींचकर वापस लाओ वहाँ से भी उन सब मरते हुए लोगों को, बिठाओ उन्हें उनकी बैठकों और काम की जगहों में, सुनो उनसे उनके पसंदीदा मजाक। जब उनमें से किसी की औरत चाय लेकर आए तो हस्बे मामूल बोलो नमस्ते भाभी, और कोई बच्चा बच्ची झांकते दिखाई दे तो बुलाओ और कहो देखो ये रहे तुम्हारे पापा। वापस लो अपनी चश्मदीद गवाहियाँ जिनका तुमने रिहर्सल किया था। बताओ कि इबारत और दीद भयानक धोखा थी, और याददाश्त एक घुलनशील जहर। फिर से लिखो अपना सही सही नाम और काम।
उन समाचारों को फिर से लिखो जो अफवाहों और भ्रामक बातों से भरे थे कि कुछ भी अनायास और अचानक नहीं था, कि दुर्घटना दरअसल योजना थी। मत पोंछो हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान, छुड़ाओ अपने बालों से वो बेहुदा खिजाब, फिर से बनाओ वही हथेलियाँ जो पसीजती थी एक मासूम पशुता से और मनुष्यता के ताप से। ये है आगमन, अराइवल जिसे कहते हैं। मैं दिल्ली में दाखिल हुआ सराय रोहिल्ला के रास्ते से। मुझे मालूम था न वहाँ सराय है न रोहिल्ले, बस छोटी लाइन का मैला सा स्टेशन था उस वक्त, जहाँ चेतक एक्सप्रेस का सफ़र ख़त्म हो जाता था। उतरते ही जान गया कि एक पुरातन शहर में आ गया हूँ, उससे भी पुरातन भीड़ के बीच किस्मत आजमाने। भूखा था, बाहर निकलकर देखा क्या खाऊं। एक आदमी खोमचा लिया खड़ा था, उसने भांप लिया, कहा खाकर तो देखो भैया। और मैंने जाना राम लड्डू किसे कहते हैं। यहाँ नए आए हो, उसने पूछा। बताने लगा, सुनो, नेहरू जी के मरे 10 साल हुए और बेशक मुल्क पर इंदिरा गांधी की पकड़ तगड़ी है, पर दिल्ली में चलती है फिलहाल मदन लाल खुराना की, केदारनाथ साहनी की, विजय कुमार मल्होत्रा की और कंवरलाल गुप्ता की। चलने को तो थोड़ी बहुत ब्रह्म प्रकाश, दलीप सिंह और भगत की भी चल जाती है। गुरु हनुमान जैसा अखाड़ा पूरे भारत में कहीं नहीं। उसी के पट्टे दुनिया में देश का नाम ऊंचा करेंगे, देख लेना। हम जनसंघी नहीं, दिल से तो हम भैया कांग्रेसी हैं, पर सच बात तुमको बतला रहे हैं। हर दिल्ली वाले को आना चाहिए बस में चढ़ना और उतरना फुर्ती से, मगर बिना घबराए। ये सीख उसी से मिली। जेब का ख्याल रखो पर धक्का मुक्की से न डरो। कहा, ये बात याद रखने की है भैया। मैंने इस चक्कर में 2 बार राम लड्डू खा लिए, राजनीति का आरंभिक सबक भी ले लिया। पहलवानी के शौकीन उस खोमचे वाले ने पैसे दिए तो उसने गौर से देखा मेरे तार तार बटुए को। कहा, हम भी प्रवासी हैं, तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा। पूछा, कितने दिन टिकने का इरादा है। मैंने कहा, फ़िलहाल तो आमद हुई है, रवानगी के बारे में अभी कैसे बताऊं। दो 3 कविताएं हैं। यह है खाना पकाना। नानी ने जाने से पहले एक रोज़ कहा, सच बात तो यह है कि मुझे कभी खाना पकाना नहीं आया। उसकी मृत्युशैया के इर्द गिर्द जमा थे कुनबे के बहुत से फर्द, ज़्यादातर औरतें, ढेरों बच्चे। सुनकर सब हंसने लगे और हंसते रहे जब तक कि इस हंसी का उजाला कोठरी से उसारे फिर आंगन में फैलता हुआ दहलीज के बाहर ना आ गया और कुछ देर तक रुका रहा। याददाश्त की धोखे भरी दूरबीन से मुझे दिखती है नानी की अधबुधी आंखें, तीसरे पहर का वक्त, होठों पर कत्थे की लकीरें और एक जानी पहचानी रहस्यमय मुस्कान। मामला जानने के लिए अंदर आए कुछ हैरान और परेशान मेरे मामू और पिता।
रसोई से आ रही थी फर फर, रसोई से आ रहा था फर फर धुआं, और बड़ी फूफी की आवाज़ जो उस दिन रोज़े से थी, अरे मुबीना ज़रा कबूली में नमक चक्कर बतलाना। वो सब अब नदारद है। मेरी एक उम्र गुजर गई, लिखते काटते मिटाते बनाते फाड़ते चिपकाते। जो लिबास पहनता हूँ लगता है आखिरी लिबास है। लेटता हूँ तो कहने के लिए नहीं होता कोई एक वाक्य। अंधेरे में भी आकर नहीं जुटता, अंधेरे में आकर भी नहीं जुटता एक बावला कुनबा। वो चमकीली हंसी, वैसा शुद्ध उल्लास। सभ्यता, तहजीब, बेसिकली सिविलाइजेशन की बजाय। उसने इतनी शराफत से मुझसे हम बिस्तरी की कि मैं कुछ भी न कर सकती थी 2 बच्चे पैदा करने के सिवा, और वो भी खुदा जाने कैसे पैदा हो गए, कब बड़े हुए और मुड़कर अपने रास्ते चले गए। सिवाय इसके कि वो मुझे माँ कहते थे, बल्कि अब भी अम्मा ही कहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए अजनबी ही रही। मैं कौन थी ये उन्होंने कभी जानने की कोशिश भी न की। मेरा रास्ता भी कहीं खो गया, कभी कभी वो आधी रात को चमकता है। ये अक्सर होता है ना कि अपने बुजुर्गवारों को, खासकर अपनी माँ को, आप माँ ही देखते रहते हैं हमेशा। हु शी वॉज, वो बच्चों के कॉन्सेप्ट में आ ही नहीं पाता कभी। शी इज ऑलवेज द मॉम, एंड शी वॉज लाइक दैट एज विद हर एस्पिरेशंस। एक लड़की की तरह क्या थी, कुछ नहीं, नथिंग वर्क्स। ये है पूरा जीवन, पूरा जीवन। अब मैं आधा अंधे हो चुके बूढ़े आदमी की तरह लिखने लगा हूँ मोटे मोटे अक्षरों में रही सही बात। चंद हमदर्द सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास कहने को अभी बहुत कुछ है, मैंने अब तक कहा ही क्या है। तो सही सोचते हैं, खास तो कुछ कहा नहीं, जबकि कहने को बहुत था, पर कहकर भी क्या करूँगा कि अब यह किसी काम का नहीं। प्रियजन सोचते हैं मैं अपना बचा खुचा समय ठीक से गुजार जाऊं, यही श्रेयस्कर है। तो वो भूलते हैं कि यह बचा खुचा जीवन ही अब से मेरा सारा जीवन होगा। आप सुन रहे थे एस.एस. ज़ैदी की कविताएं उनके ही स्वर में। आज है 25 जुलाई 2025 और ये कविताएं हम उनके घर गुड़गांव में उनके साथ रिकॉर्ड कर रहे थे।